नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज बात ईपीएफओ और जीवन बीमा की। दरअसल श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बीते दिनों ईडीएलआई इस योजना के तहत दी जाने वाली बीमा राशि में बढ़ोतरी की है। पहले इसमें बीमा कवर की अधिकतम राशि 6 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 7 लाख रुपए कर दिया गया है। ईपीएफओ अपने सभी अंशधारकों को कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा योजना 1976 जीवन बीमा की सुविधा प्रदान करता है। निजी कंपनियों के कर्मचारियों को भी इस सुविधा का लाभ मिलता है। तो इस कार्यक्रम के जरिए आज हम इन बदलावों और निजी कंपनियों के कर्मचारी भी कैसे इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा। और इस चर्चा में हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं कार्तिकेय सिंह, जो कि रीजनल पीएफ कमिश्नर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कार्तिकेय सिंह जी आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं धीरेन्द्र कुमार, जो कि सीईओ हैं वैल्यू रिसर्च से। धीरेन्द्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। शुरुआत कार्तिकेय जी मैं आपसे करना चाहूँगा। और जैसा कि हमने कहा कि इसमें जो जीवन बीमा है उसकी राशि को बढ़ा दिया गया है। हमारे दर्शकों के लिए जो इस कार्यक्रम को इस वक्त देख रहे हैं, कार्तिकेय जी अगर समझा सके क्या है ये पूरी योजना और किस तरह से जो लोग हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं। नमस्कार। ईपीएफओ जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 3 योजनाएं हम एडमिनिस्टर करते हैं। उनमें से एक योजना है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976। तो यह इंश्योरेंस स्कीम में जो भी एम्प्लॉय का पीएफ मेंटेन करता है ईपीएफओ, वो सभी एम्प्लॉयज इस स्कीम के ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हैं विदाउट एनी अलग इसका सेपरेट कोई कंट्रीब्यूशन या कोई इसमें मेंबरशिप लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और एम्प्लॉय को इसके लिए कोई प्रीमियम देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय का जो नियोक्ता होता है, वो उसकी सैलरी का 0.5% तक का अंशदान हर महीने जमा करता है ईपीएफओ को एज सॉर्ट ऑफ प्रीमियम। वो एम्प्लॉयर अपनी तरफ से जमा करता है, तो एम्प्लॉय की तरफ से प्रीमियम हम ले नहीं लेते हैं। एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली इसका मेंबर होता है। और अगर एम्प्लॉय की सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है किसी भी आकस्मिक कारण से, उसके जो बेनिफिशियरी होते हैं, जिनको हम प्रोविडेंट फंड देते हैं, उनको ये प्रोविडेंट के फंड के साथ साथ हम बीमा योजना का भी लाभ पहुंचाते हैं। तो ये है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। जैसे कि आपने बताया, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में जो लाभ दिए जाते हैं, उनमें फिलहाल हाल ही 28 अप्रैल 2021 में बढ़ोतरी की गई है सरकार द्वारा। पहले ये लाभ की जो ऊपर की सीमा थी वो 6 लाख रुपया थी, जिसे बढ़ा के अब 7 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा और भी इसमें कुछ बेनिफिट बढ़ाए गए हैं, जो वो भी मैं बताना चाहूंगा आपको जी। पहले इसकी जो मिनिमम अश्योरेंस बेनिफिट जो हम कहते हैं, जो मिनिमम जो दिया जाता है ऐसे लोगों को जो 12 महीने से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, तो पहले उसको 2.5 लाख रुपया मिनिमम दिया जाता था। क्योंकि जैसे ही मैं बताऊं, ये एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है, तो जो लाभ दिया जाता है इट इज लिंक्ड टू द डिपॉजिट एंड सैलरी। एक फॉर्मूला है स्कीम में, जिसके अंतर्गत उसका मिलता है बेनिफिट। तो उसका मिनिमम पहले 2.5 लाख रुपए था, जो कि फरवरी 2020 में लैप्स कर गया था। उसके बाद जो, जैसे आप जानते हैं कि कोरोना संक्रमण काफी फैला और वो हुआ, उसकी वजह से काफी परेशानी भी हुई लोगों को। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट पीछे की तरफ से इसको इम्प्लीमेंट करा है। अब करा है अप्रैल 2021 में, लेकिन विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम फरवरी 2020 ये बेनिफिट दिया गया है कि जो लोगों को मिनिमम एश्योरेंस 2.5 लाख जिनको नहीं मिल पाया था क्योंकि वो लैप्स कर गया था, उनको भी हम 2.5 लाख मिनिमम देंगे। और एक और बेनिफिट इसमें किया गया है कि जैसे मैंने कहा कि पहले ये 2.5 लाख था सिर्फ उन लोगों के लिए जो पिछले 1 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। अब वो भी हमने बेनिफिट उसको और बढ़ा दिया गया है। और ऐसे लोग जो पिछले 1 साल से किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, बस वो पीएफ के मेंबर रहे हो, भले उन्होंने कंपनी बदली हो, तो उनको भी अब मिनिमम हम 2.5 लाख रुपया बेनिफिट देंगे और मैक्सिमम 7 लाख रुपए बेनिफिट देंगे। तो इससे ये उम्मीद की जाती है कि ऐसे कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज होते हैं, संविदा कर्मचारी होते हैं, या इवन हाई अर्निंग एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे आईटी एम्प्लॉयज होते हैं, जो अपने एम्प्लॉयर्स बहुत चेंज करते हैं, उनको भी अब ये मिनिमम 2.5 लाख और मैक्सिमम 7 लाख का बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स अभी फिलहाल ही
28 अप्रैल को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं और इम्प्लीमेंट हो गए हैं। तो ये एक ब्रीफ में एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, लेकिन सर जैसा कि आपने कहा कि कोरोना टाइम में, मेरा भी सवाल इसी पे है कि कोरोना टाइम में ये जो जीवन बीमा है और जिसकी राशि बढ़ा दी गई है, किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो रही है, खासकर इस डिफ़िकल्ट टाइम में? जैसा आपने कहा, कोरोना समय में काफी जिन लोगों की भी डेथ हुई इन सर्विस में, तो उनको पहले क्या था कि जैसे मैंने बताया कि फरवरी 2020 में जो मिनिमम अश्योरेंस था वो खत्म हो गया था। पहले मिनिमम अश्योरेंस सरकार लाई थी, लेकिन वो 2 साल के पीरियड के लिए ही लाया गया था। तो फरवरी 2020 में वो लैप्स कर गया और उसके बाद से जिसकी किसी की डेथ होती तो उसके बेनिफिशियरी को मिनिमम अश्योरेंस बेनिफिट हम नहीं दे रहे थे। लेकिन पिछले 1 साल में काफी लोगों काफी जो लोगों की डेथ हुई, मृत्यु हुई, उनको नहीं मिल पाया था मिनिमम, तो गवर्नमेंट ने बैक डेट से मिनिमम अश्योरेंस रीइंस्टेट किया है। और इस तरीके से करने से काफी अभी जो हम लोगों का जो अगर हम फिगर देखें तो अराउंड फरवरी, ये क्योंकि बैक डेट से जैसे किया गया, मैं बता रहा हूँ आपको, 15 फरवरी 2020 से ये इंप्लीमेंट किया गया मिनिमम अश्योरेंस। तो ये जो स्कीम है, इसके अंतर्गत ईडीएलआई स्कीम के अंतर्गत 15 फरवरी 2020 से 30 जुलाई 2021 तक का अगर मैं आंकड़े थोड़ा बताऊं ब्रीफ में, तो ऑलमोस्ट 52,000 लोगों, 51,600 समथिंग 52,000 लोगों को बेनिफिट हुआ है इसका। और ईपीएफओ ने 1350 करोड़ के आसपास के लगभग जो लाभ है उतना दिया है इन लोगों को, इन बेनिफिशरीज को। तो ये हम लोगों ने पिछले कोरोना के काल में जिन लोगों को जिनके यहाँ आकस्मिक मृत्यु हुई, उनको हम लोगों ने ये लाभ दिए। इसमें कार्तिकेय जी, जो वेतन भोगी लोग हैं वो भी शामिल हैं, उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा या मिल सकता है? ये एक्चुअली वेतन भोगी लोगों के लिए ही है, जो जैसा मैंने पहले बताया था कि जो व्यक्ति जो एम्प्लॉय ईपीएफ में कवर्ड है, जो ईपीएफ जिसका प्रोविडेंट फंड कटता है हर महीने, उस व्यक्ति की ऑटोमेटिकली वो इस स्कीम का मेंबर बन जाता है। एंड उसके लिए अलग से उसको कोई मेंबर बनने की आवश्यकता नहीं है, कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं मेंबर बनने के लिए। ऑटोमेटिकली उसका जैसे पीएफ जमा होता है हर साल, हर महीने एम्प्लॉयर करता है, उसका काट के अपना और उसका मिला के हर महीने जमा करता है, उसी तरह उसी में से हम लोग ईडीएलआई का भी प्रीमियम ले लेते हैं और एम्प्लॉयर से लेते हैं, हम एम्प्लॉय से नहीं लेते हैं। तो वेतन भोगी लोगों के लिए ही बहुत ही लाभकारी योजना है। और अभी फिलहाल अभी कुछ ही ये जब से ये इम्प्लीमेंट, हम लोग ईपीएफओ भी काफी हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं सोशल मीडिया और सब माध्यम से कि, और हमारे जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं उन लोगों को, वहां भी हम लोगों ने डायरेक्शन इशू की अपने मुख्य कार्यालय से कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें, ऐसे परिवारों को जहाँ पे मृत्यु हुई है और जहाँ पे अनाथ हुए हैं बच्चे या जहाँ विधवा हुई हैं, और उनको इस बारे में, लाभ के बारे में बताएं और उनको पहुंचाएं। तो कार्तिकेय जी, अगर कोई व्यक्ति इस बीमा का लाभ लेना चाहता है तो क्या कुछ प्रोसेस है, कैसे वो क्लेम कर सकता है? इस योजना के लाभ के लेने के लिए जैसे व्यक्ति एक हमारा दोनों तरीके से लिया जा सकता है, फिजिकल और ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन लाभ लेने के लिए हमारे एक फॉर्म है, प्रिस्क्राइब्ड है, वो फॉर्म की कॉपी हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाती है, हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों में भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है और फॉर्म की कॉपी। तो वो फॉर्म भरना होता है, उसके साथ डेथ सर्टिफिकेट वगैरह लगाना पड़ता है, और वो अपना जो एम्प्लॉय हैं जब जैसे पीएफ का क्लेम जमा करते हैं उसी तरह वो जमा कर सकते हैं फॉर्म हमारे क्षेत्रीय कार्यालय में, और हम लोग उसका बैंक थ्रू एनईएफटी अकाउंट में अपने पैसा पहुंचा देते हैं। ये ऑनलाइन भी फॉर्म जमा करा जा सकता है, ऑनलाइन हमारा वेबसाइट पे जाके। इसमें बस एक इस बारे में आपने मुझे मौका दिया तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ईपीएफओ ने एक नया कैंपेन स्टार्ट किया है ऑनलाइन ई नॉमिनेशन भरने का। जी, ये भारत सरकार ने इसके स्वतंत्रता के 75th उपलक्ष्य में भारत का अमृत महोत्सव करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। उस प्रोग्राम के अंतर्गत ईपीएफओ ने ई नॉमिनेशन को सक्सेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ई नॉमिनेशन में क्या है कि जो एम्प्लॉई हैं वो अपना नॉमिनेशन ऑनलाइन भरते हैं। तो ये जरूरी कर दिया गया? अभी जरूरी नहीं है अभी, लेकिन हम इसका लाभ ऐसा है कि अगर एम्प्लॉय भरेंगे तो उनको बहुत फायदा है, क्योंकि अभी जैसे अगर सपोजिंग कोई वेतनभोगी व्यक्ति है वो ई नॉमिनेशन भरता है, तो ई नॉमिनेशन भरते समय वो अपने पूरे परिवार का आधार, अपने उनका बैंक अकाउंट, सारा डिटेल अपलोड कर देता है। अगर उसकी आकस्मिक मृत्यु होती है तो उसकी फैमिली को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे वो उनका, क्योंकि उनका आधार, बैंक अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो उसका पीएफ का क्लेम, उसका ईडीएलआई इंश्योरेंस का क्लेम और अपना पेंशन का क्लेम जमा कर सकते हैं घर बैठे बैठे। उनको कहीं एम्प्लॉयर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं साइन करने की जरूरत नहीं है, और उनको घर बैठे बैठे पीएफ भी पहुंच जाएगा, ईडीएलआई भी पहुंच जाएगा और पेंशन भी उनकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ इसके फायदे ऐसे हैं कि ये बहुत ही मेरे ख्याल से तो हर किसी को जरूरी समझना चाहिए।
तो इस तरह ये ऑनलाइन, जिन लोगों ने ई नॉमिनेशन भरा है वो ईडीएलआई का भी ऑनलाइन क्लेम भर सकते हैं, उनके परिवार भर सकता है उनकी मृत्यु के बाद। ठीक है। अभी सर एक ये भी खबर आई कि आपका अगर प्रोविडेंट फंड का अगर खाता है तो उसको आप आधार से लिंक करना होगा। इसको लेकर ज़रा सा बताइए, कैसे वो लोग पीएफ को अपने आधार लिंक से लिंक कर सकते हैं अकाउंट से? एक्चुअली ईपीएफओ का जो हमारे जो खातेदार जो हमारे हैं, हमारे जो और इसके members पीछे हैं, मकसद क्या सरकार चाहती है ऐसा करके? हम लोगों का जो हमारे जो मेंबर्स हैं, ऑलमोस्ट 6.76 करोड़ मेंबर हैं ईपीएफओ के अक्रॉस द पूरे भारतवर्ष में, जो एम्प्लॉइज हैं, जो वेतनभोगी एम्प्लॉइज हैं। तो हम लोग, इनका काफी समय से कैंपेन चल रहा है, इनका आधार इनके यूएएन जो कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है ईपीएफओ का, उससे लिंक करने के लिए। उसका बेनिफिट ये है कि देखिए, अगर अभी हमको जो एम्प्लॉई से हमारा जो हमारे जो मेंबर हैं उनके साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो अभी थ्रू द एम्प्लॉयर है, थ्रू एस्टैब्लिशमेंट है। आधार लिंक करने से, केवाईसी लिंक करने से हमारा जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट एम्प्लॉय के साथ है। और एम्प्लॉय भी, अगर आधार एक ऐसा नंबर है जो कभी चेंज नहीं होता है जिंदगी में, तो अगर आधार से लिंक करते हैं तो एम्प्लॉय अगर अपना खाता चेंज भी करता है, कहीं जाता भी है, तो उसका खाता लिंक्ड रहता है और उसके खाते से कोई गलत तरीके से कोई विड्रॉल होने का चांस बिल्कुल नहीं रहता है। तो ये उसके लिए भी बहुत जरूरी है, सेफ्टी के लिए, और हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि कहीं कोई ऐसा कोई विड्रॉल ना हो जो कि सही आदमी नहीं हो, क्योंकि अदरवाइज हम लोग एम्प्लॉय को डायरेक्टली नहीं जानते हैं, हम लोग थ्रू एम्प्लॉयर जानते हैं। तो उस केस में एक गलती से या थ्रू सम अदर इंटेंशन कुछ गलत होने का अंदेशा रहता है। लेकिन हमारे पास अगर आधार लिंक है तो क्लेम फॉर्म जब भरते समय वो आधार जमा करता है हमें, तो वो हम लोग उस सही आदमी को फिर पैसा भेजते हैं, क्योंकि उसका नाम भी मैच होता है। और ये हमारी इंटेंशन है। तो अब सरकार ने नोटिफिकेशन किया है 1 सितंबर के बाद अगर जिस व्यक्ति का आधार लिंक नहीं होगा यूएन से, तो एम्प्लॉयर उसका जो हर महीने पैसा जमा करता है ईसीआर, इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न के माध्यम से, वो नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से उसका पैसा नहीं जमा होगा और ऑफ कोर्स उसमें फिर बाद में अगर नहीं जमा होता है तो एम्प्लॉयर डैमेज और इंटरेस्ट देने के लायबल होगा। ये काफी समय से कैंपेन चल रहा है। कोरोना की वजह से थोड़ा डेडलाइन इसकी एक्सटेंड की गई थी पहले। अभी जो है वो 1 सितंबर की डेडलाइन है और हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इनफैक्ट ज्यादातर लोगों का एम्प्लॉय का लिंक हो भी चुका है और जो रह गए हैं उनका लिंक आधार हो जाए, जिससे कि उनका पैसा उन सुरक्षित रहे। ठीक है। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं, जो कि सीईओ हैं वैल्यू रिसर्च के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और धीरेन्द्र जी, जैसा कि हम कह रहे हैं कि जो ईपीएफओ के जो वेतनभोगी लोग हैं उनको उनके जीवन बीमा की जो राशि है उसे बढ़ाकर अब 7 लाख रुपए कर दी गई। किस तरह से देखते हैं इस बदलाव को? मिनिस्ट्री की तरफ से ये जो बदलाव किए गए हैं, कैसे इस बदलाव को देखा जाए? ये छोटी सी अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये काफी नहीं है। मुझे लगता है काफी कि नहीं है। हाँ, अगर कोई आम आदमी अगर अपना इंश्योरेंस लेता है तो वो देखता है कि 10 साल की आमदनी की भरपाई हो, जिससे कि उसके ऊपर जो लोग निर्भर करते हैं उनकी जरूरत पूरी हो सके। तो जो पहले प्रावधान था उससे ये बेहतर है, लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस का कवरेज और आम तौर पे जो नीचे तबके के लोग हैं जिनके लिए कोई और बचत होता ही नहीं है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के जो मेंबर्स हैं, उनके पास और कोई साधन नहीं है, उनके पास कुछ पैसा बचता ही नहीं होगा इंश्योरेंस खरीदने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उन प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन ही उनका सब कुछ है, वो जिंदगी भर की बचत है। और उस इंश्योरेंस खरीदना तो मुझे लगता है कि एक बड़ी चीज होगी, उनके लिए खरीद पाना भी आसान नहीं है। उसके अलावा अगर वो खरीदने भी चलते हैं तो वो एक बहुत महंगा सा इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस खरीदते हैं, जिसमें प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है और इंश्योरेंस बहुत कम मिलता है। तो ईपीएफओ का प्रावधान अगर इसको रफ्तार से बढ़ाया जाए, लोगों की जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जाए, और उनको अगर लोगों को आजादी दी जाए कि अगर आप ज्यादा पैसा खुद देना चाहें तो ये इसका प्रावधान है। क्योंकि ये सब कुछ जो एम्प्लॉयर पे अगर जो किया गया पे लाद दिया गया है, उसका नतीजा ये होता है कि वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चलता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन उतना ही किया जाता है जितना कि कानूनी तौर पे जरूरी है। जी, लेकिन कार्तिकेय जी, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ कॉलर भी जुड़ते हैं अपने सवालों को लेकर। हमारे साथ मयंक शर्मा जी हैं, जो कि मध्य प्रदेश के विदिशा से इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। मयंक जी, गुड मॉर्निंग और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा सवाल ये है सर, मेरी एक नियुक्ता कंपनी है श्री सतगुरु सेवा संघ ट्रस्ट। यहाँ पे मेरा ईपीएफओ नंबर था
यहाँ पर सर इन्होंने क्या करा है सर, बाय मिस्टेक उन्होंने मेरी डेट ऑफ बर्थ जो मेरी 1990 है, करेक्ट, आधार कार्ड में भी फिट है, इन्होंने 1980 फिट करवा दिया है मेरे उस पे अकाउंट पे। अब मैं वो कंपनी को लगभग 1 साल पहले छोड़ चुका हूँ, पर मेरा जो पैसा है लगभग 50,000 के आसपास वो फंसा हुआ है कंपनी में, तो वो मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ सर? ये कार्तिकेय कंपनी जी, में नहीं जी, ये कंपनी में नहीं फंसा हुआ है, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से आप संपर्क करें, ये गलती सर, बताएं, उसका सर, मैं सबूत वहाँ दें, जो गया कि बहुत था। आसान है, और हाँ कंपनी सर, में गए बिना भी शायद इसका समाधान हो सकता है। सर मैंने इसके लिए 2 बार ऑनलाइन ग्रीवेंस जनरेट की, जी तो उन्होंने मुझसे जो डॉक्यूमेंट बोले कि मेरा मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, मेरा आधार कार्ड, ये आप दीजिएगा, तो मैंने सर ये उनको मेल करा उस पे, पर उसके बावजूद भी फिर उन्होंने बोला कि आपकी जो कंपनी है वहां से आपका एक लेटर आएगा ऑथराइज, फिर हम कर पाएंगे। मैं इसमें सडनली आपको कोरोना जी कार्तिकेय जी, काल में अगर आप जवाब देना चाहें। इसमें ये एक आम प्रॉब्लम है जो आप बता रहे हैं, और जैसे मैं कह रहा हूं कि हम आधार से लिंक कर रहे हैं, हम यही इसीलिए कर रहे हैं कि सब प्रॉब्लम ना आए, पर अभी जो है उसमें उसका तरीका ये है कि क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम अपने मेंबर्स से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहता है, थ्रू एम्प्लॉयर रहता है, तो इसलिए आपके ऐसे केसेस में आपको जॉइंट डिक्लेरेशन एक होता है, एक फॉर्म आपको किसी भी पीएफ के ऑफिस में, ईपीएफओ के ऑफिस में मिल जाएगा आपको, उसमें अब वो आपको जमा करना होता है। जॉइंट डिक्लेरेशन आप भी साइन कर देंगे, कंपनी भी आपका साइन करेगा, क्योंकि कंपनी ये सर्टिफाई कर देगा कि आप वही व्यक्ति हैं, और साथ में आप अपना जो भी आप आधार कार्ड या जो भी आप बता, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, क्लास 10 की मार्कशीट या आपका जो भी इस तरह का कोई जो हो प्रूफ हो, जो साथ में लगा के दे दें, तो जो कंसर्न पीएफ ऑफिस है वो अपने रिकॉर्ड में आपका ना वो डेट ऑफ बर्थ को सही कर लेगा, और वो बहुत लंबा वैसे मुश्किल प्रोसेस नहीं है, पर हाँ ये अभी अनफॉर्चुनेटली आपको जॉइंट डिक्लेरेशन जो आपका पुरानी कंपनी है वही सर्टिफाई करेगी, क्योंकि अभी एट द मोमेंट हम लोगों को अब एम्प्लॉयज हमारे मेंबर्स हैं वो थ्रू हम एम्प्लॉयर को उनको जानते हैं, वही हम सीधे संपर्क के लिए ही हम जैसे ई नॉमिनेशन या आधार लिंकेज ये इसलिए कर रहे हैं, तो अभी ये प्रोसेस है। आप अपने जॉइंट डिक्लेरेशन जमा कर दें कंसर्न पीएफ ऑफिस में, और वो सर ये ऑफलाइन कर सकते हैं? क्योंकि ऑफलाइन में दे चुका हूँ, वो बोले कि ऑनलाइन भी आना चाहिए, तो क्या ऑनलाइन भी कंपलसरी है? हाँ, आप ऑनलाइन भी कर दीजिए, पर ऑफलाइन भी करने से हो जाना चाहिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप और ईपीएफओ का जो ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल है ईपीएफआई जीएमएस, आप उस पर भी अपनी ग्रीवेंस डाल सकते हैं, पर पहले आप ऑफलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन जमा कर दें, और वो अगर नहीं होता है किसी कारणवश तो आप अपना दे दें कि डिटेल कि आपने ग्रीवेंस रिड्रेस आपने कब जमा किया था और क्यों नहीं हो रहा है, और आपको टाइम बाउंड तरीके से जवाब मिलेगा, क्योंकि ये हमारा पूरा मॉनिटर रहता है। लेकिन कार्तिकेय जी, ये समस्या मयंक जी की नहीं है, बहुत से लोगों की एम्प्लॉयर की तरफ से ये समस्या कई बार होती है, कई लोग इससे जूझ रहे हैं। जी, आपकी बात सही है, बिल्कुल ये समस्या कई लोगों की होती है, और इनफैक्ट जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, लोगों के नाम में गलती हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम गीता है, वो GEETA लिखते हैं, आधार में GITA है, ये वजह से, क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है वो हम उसको सही कर रहे हैं, हम थ्रू आधार उसको लिंक कर रहे हैं। जहाँ पे प्रॉब्लम होती है, डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम गलत है, फादर्स नेम गलत है या समथिंग लाइक दैट गलत है, तो हमको जॉइंट डिक्लेरेशन लेके हम उसको सही करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको अभी मैं बार बार कह रहा हूँ, हम एम्प्लॉयर के थ्रू जानते हैं, और दैट इज वी वांट टू फिनिश दैट, वी वांट दैट एम्प्लॉय का डायरेक्टली जैसे अपने यूएन से वो लॉग इन कर सकता है, अभी भी कर सकता है, वो अपना पीएफ अमाउंट देख सकता है, वो अपना बाद में क्लेम भी अपना, अभी हमने ये भी कर दिया है कि ऑनलाइन क्लेम जो जमा करते हैं वो डायरेक्टली जमा कर सकते हैं। तो वी वांट कि डायरेक्ट हमारे मेंबर से कांटेक्ट रहे, जिससे कि उनको भी सुविधा हो, और जैसे ऐसे ही बता रहे हैं जो इन्होंने बताया कि नौकरी छोड़ दी, उसके बाद उस करेक्शन करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो उसमें ऑब्वियसली थोड़ी डिफिकल्टी होगी। तो जब ये डेटाबेस इसीलिए हम आधार से लिंक कर रहे हैं, एक बार सारा आधार से लिंक होगा तो जो आधार में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आधार में जो आपका नाम है, जो फादर नेम है, वही हमारे डेटाबेस में होगा, और फिर आगे से होपफुली ये इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, हमारे साथ एक दूसरे कॉलर भी जुड़ गए हैं, नारायण दत्त पांडे जी हैं, जो कि बागेश्वर उत्तराखंड से इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। नारायण दत्त जी, आपका स्वागत है, आप पूछिए अपना सवाल। सर मैं आज 7 महीने से मैं इंजर्ड हूँ, मेरा पाँव टूट गया था। हेलो जी 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 मेरा पाँव टूट गया था। अभी मेरा एम्प्लॉयर ने मेरी कोई सूद ले रहा है और न कुछ भी बात भी नहीं कर रहा है। अब मेरा जो PEFO है वो भी नहीं भरा जा रहा है। तो न मैंने स्कूल में काम कर रहा था, मैं स्कूल में टीचर था, न वो बात कर रहा है प्राइवेट टीचर। तो अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा सर? न मेरे को कोई लाभ? कार्तिकेय जी, बहुत सारी समस्याएं लोगों की, सारे सवाल आपकी तरफ। हाँ, और जब भी वो PF भरते थे सर, हर महीने में अलग अलग अमाउंट भरते थे जब भी। जी, तो ऐसा होता है जो क्या? भरते हैं वो
सैलरी से लिंक्ड होता है, सैलरी का परसेंटेज होता है, तो अगर सैलरी चेंज होती है तभी चेंज होना चाहिए, अदरवाइज चेंज नहीं होना चाहिए। अगर गलत भर रहे हैं तो फिर वो उसमें चेक करने की बात है, अलग पर अलग अदरवाइज महीने में अलग अलग अमाउंट भरते थे सर। मैं आपका जो इशू है, आप जो बता रहे हैं कि अगर आपका पीएफ का फॉर्म वो साइन कर, वैसे तो देखिए ऑनलाइन आप जमा कर सकते हैं फॉर्म, पर किसी कारणवश अगर आपका आधार वगैरह लिंक नहीं है तो ऑनलाइन नहीं, आपको ऑफलाइन ही जमा करना होगा। और ऐसे केस में आप फॉर्म ले लें ईपीएफओ के वेबसाइट से या ईपीएफओ के कार्यालय से, उसको साइन कर दें और किसी गजेटेड ऑफिसर या किसी, एक लिस्ट है किसी मतलब माननीय व्यक्ति से आप साइन करा के फॉर्म, और साथ में कवरिंग लेटर लगा दें कि आपका जो नियोक्ता है वो फॉर्म भरने से आपको इनकार कर रहा है। अगर आप वो सही में इनकार कर रहा है, आप पीएफ ऑफिस जमा कर दें। ईपीएफ स्कीम में ये लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर को फॉर्म जमा कराने में सहायता करना आवश्यक है, तो अगर वो नहीं करता है तो ईपीएफओ अपने माध्यम से फॉर्म को अगर साइन कराना होगा कराएंगे और आपका पेमेंट सेटलमेंट जो है वो करेंगे। अच्छा सर, इसमें कोई जैसे किसी को कोई इंजर्ड हो जाता है और काम नहीं कर पाता, कोई इसके लिए लाभ है क्या? ईपीएफओ में देखिए, अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो अगर एक पेंशन स्कीम का लाभ है। पेंशन स्कीम में ये लिखा है कि अगर कोई परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट होता है किसी व्यक्ति का, यानी कि वो व्यक्ति जो काम कर रहा था, जो नौकरी डिसेबलमेंट से पहले, वो अब नहीं कर सकता है, परमानेंट है और टोटल है, तो उसका पेंशन स्टार्ट हो जाता है। भले ही उसकी नौकरी की, अब जो जैसे नॉर्मली पेंशन के लिए 10 साल की सेवा चाहिए होती है, लेकिन परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में 1 महीने की नौकरी के बाद भी आपको लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगी 1000 रुपया। उसके लिए आपको ईपीएफओ में फॉर्म भरना होगा और मेडिकल आपको वहाँ सर्टिफिकेट देना होगा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड से, ये आपको जमा करना पड़ेगा, तो आपका पेंशन की सुविधा ईपीएफओ देता है ऐसे केस में। अच्छा, चलिए और ठीक है कार्तिक जी, लेकिन धीरेन्द्र जी आप लेट से जुड़े इस कार्यक्रम में, देख रहे हैं किस तरह के सवाल आ रहे हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे कार्तिकेय जी को? जी हाँ, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इसको पूरे नए तरीके से देखने की जरूरत है। लोग आदी हो गए हैं अब जनधन स्कीम की, हर एक के पास एक स्मार्टफोन है, हर एक के पास आधार है, और बहुत बेसिक चीजों के लिए आप लोग धक्के खा रहे हैं। और दूसरा कि अगर ईपीएफओ को थोड़ा, ईपीएफओ हमारे देश का कानून है, अगर कोई आदमी ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय फंड का कंट्रीब्यूशन उसके लिए मैंडेटरी है। अभी जो लोग अभी जिन्होंने फोन किया था कि उनकी हर महीने एम्प्लॉय ईपीएफओ की कंट्रीब्यूशन बदल रही है, ये क्लियरली इसमें ईपीएफओ को पूछना चाहिए कि क्यों बदल रही है। क्या किसी का तनख्वाह हम हर महीने बदलता है? कम से कम साल के पहले 3 महीने में तो नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि आपकी अगर छुट्टियां खत्म हो जाए या कोई भी जो हमारे यहाँ जो जरूरी जो कानून बना हुआ है कि इतनी छुट्टियां मिलती हैं, ये कंट्रीब्यूट करना है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन इतना होगा, एम्प्लॉय स्टेट लाइफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन होगा, ये हमारे देश का कानून है, इसमें किसी की इच्छा नहीं चलती। और उसके बाद ईपीएफओ की जिम्मेवारी है, अगर आप देखें कि एक नया पेंशन सिस्टम है वो बिल्कुल मॉडर्न सिस्टम है, लोग उसमें खुद अपना देख पाते हैं, हर महीने खाता दे पाते हैं, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में भी बड़ा सुधार आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है कि लोगों का कंट्रीब्यूशन उनको एसएमएस से मिल पाता है, बैकएंड सारा ऑटोमेट हो पाया है। लोगों को अगर थोड़ी और सुविधा, थोड़ी इसको नए तरीके से सोचा जाए, जैसे किसी व्यक्ति का ये पैसा जा रहा है और उसका डेट ऑफ बर्थ बदल गया है और अब वो एम्प्लॉयर के पास जाएगा, हो सकता है एम्प्लॉयर ही उसका बंद हो गया, ऐसी संभावना है, उसके अलावा किसी दूसरे शहर में हो, अब उसको अपना साबित करना पड़ रहा है कि वो वही है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इनको बदला जाए। तीसरा चीज जो मुझे लगता है कि एक प्रावधान करना चाहिए कि एम्प्लॉय का जो मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर के जरिए वो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर वो अपना प्रोविजन अगर बढ़ाना चाहता है, अगर उसके लिए 3 चीज का और प्रावधान कर दिया जाए, क्योंकि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के जो मेंबर्स हैं उनके लिए यही एक इंटरफेस है, उनके पास और दूसरा साधन नहीं है। तो अगर उनको एक कामचलाऊ इंश्योरेंस मिल जाए, हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाए, लाइफ इंश्योरेंस, और वो अपनी इच्छा से बढ़ा सके, बिल्कुल, अगर इसमें जो एम्प्लॉयर की तरफ से जा रहा है वो 500-700 रुपए जा रहा है, अगर उसको बढ़ा या 1000 रुपया जा रहा है, अगर उसको बढ़ा करके 2000, अगर आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल जाए, और ये बहुत सस्ते इंश्योरेंस और ग्रुप इंश्योरेंस, इस तरह के प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं, समय भी कम है। कार्तिकेय जी बताना चाहेंगे आप? मैं बस इसमें 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा। पहले जैसे आपने कहा, आपने बहुत अच्छी चीज कही, इंश्योरेंस का जहां तक है कि ईडीएलआई में ये भी सुविधा है
कि कोई कंपनी अगर बेहतर इंश्योरेंस देना चाहे प्राइवेट किसी कंपनी से ईपीएफओ से बेहतर, तो ईडीएलआई से एग्जेम्पशन ले सकती है। ऐसे केस में वो एम्प्लॉयर अपना बड़े ही ज्यादा ही प्रीमियम देना चाहे तो ज्यादा देके किसी प्राइवेट कंपनी से ले सकता है और हम उसको ईडीएलआई का कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस ये कंडीशन है कि उसको जो सुविधा है, जो इंश्योरेंस है, दैट शुड बी बेटर देन ईडीएलआई, उससे हमसे बेहतर देना चाहिए विदाउट एम्प्लॉय गिविंग एनी एक्स्ट्रा प्रीमियम। एम्प्लॉयर भले ही प्रीमियम देना चाहे, तो ये सुविधा है। पर आपकी बात सही है कि और हम और इसमें बदलाव कर सकते हैं। दूसरी चीज, ईपीएफओ फिलहाल पिछले कुछ सालों में काफी ऑनलाइन चीजें हमने कर दी है। उमंग ऐप के थ्रू ईपीएफओ, ऑलमोस्ट उमंग ऐप पे मेजॉरिटी ऑफ हिट्स जो है वो ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स के होते हैं। ईपीएफओ के ऑलमोस्ट ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑन उमंग ऐप। क्लेम सबमिशन से लेके पेंशनर्स अपना जीवन प्रमाण उमंग ऐप के थ्रू जमा कर सकते हैं, अपना बैलेंस दे सकते हैं, हर महीने कितना आ रहा है। तो काफी सुविधाएं हैं जो ईपीएफओ की, वी हैव गॉन टोटली ऑनलाइन। पर जैसा मैं कह रहा हूं कि वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, जैसा आपने कहा वो बात आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली कि हमें अभी आगे बढ़ना है, अपने और भी हमें बेहतर सेवाएं देनी है। और हम लोग इसीलिए हम लोग आधार से लिंक कर रहे हैं। जैसे मैंने ई नॉमिनेशन आपको बताया, ई नॉमिनेशन हम ये करना चाह रहे हैं जिससे कि एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसके परिवार को भटकना ना पड़े, एम्प्लॉयर के पास ना जाना पड़े, इधर ना जाना पड़े, उधर ना जाना पड़े। अगर एम्प्लॉय ने ई नॉमिनेशन कर रखा है तो एम्प्लॉयर, उसके जो परिवार वाले घर में बैठ के अपना सारे क्लेम ईपीएफओ के जमा कर सकते हैं, उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब चीजें हैं जो हम काफी लाए हैं और लाएंगे इन फ्यूचर, एंड होपफुली वी विल गिव अ मच हम ज्यादा अच्छी सेवाएं दे पाएंगे। चलिए, उम्मीद करें कि जो सुझाव धीरेन्द्र जी की तरफ से दिए गए और बाकी जिन लोगों के कॉल्स आए और उन्होंने जो बातें कहीं उनको मद्देनजर रखते हुए ईपीएफओ कुछ बदलाव करेगा, पॉजिटिव बदलाव करेगा, ताकि जो लाखों की संख्या में जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उन्हें फायदा होगा। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी बातों को हमारे साथ। लाखों में नहीं, ये करोड़ों में है। बिल्कुल, करोड़ों में है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी, समय आज इतना ही है। और कार्तिकेय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त निकालने के लिए। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस मनी मंत्रा के आज के इस विशेष अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।